नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लैट 2021 मॉड्यूल नंबर 3 ऑफ अक्टूबर 2020 करंट अफेयर मॉड्यूल। दोस्तों, क्लैट 2021 की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसमें थोड़ा सा डीप जाना बनता है। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम 7 इंपॉर्टेंट इश्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। आरबीआई which is India का central bank, which is government of India का bank, which is also regulator for the entire banking system. So when it is a regulator, their work is very important. The work becomes challenging when they have to manage the monetary supply. ठीक है, पूरे देश में मनी का सप्लाई मैनेज करना आरबीआई का काम है। Yes or no? How do they manage? They have various methods to manage it. One is repo rate, other is cash reserve ratio, other is open market operation. Yes or no? You understand this? Yes, I'll help you out to understand this. Repo rate, CRR, and open market operations. These are the three ways through which RBI manages money supply. Now, why do they need to supply money? Money supply management is a crucial aspect because money supply management करने की वजह से सबसे बड़ा फायदा ये होता है that they will be in a position to manage inflation. महंगाई का दर is managed with the money supply. You understand that too much of money, that is बहुत ज्यादा पैसा अगर सिस्टम में होगा, so that we can say that so much of money will fetch too few goods, okay, and thereby goods becomes costlier. Yes or no? दोस्तों, पैसा है ना का सप्लाई डिटरमाइन करता है महंगाई का दर कैसा होगा। महंगाई का दर अलग अलग तरीकों से बढ़ता है। ये सुनो, अगर आपका कोई गुड्स है, वो गुड्स के ओवरऑल इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, ठीक है, तो भैया ओवरऑल महंगाई बढ़ जाएगी। ये सुनो, पर बहुत बार इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा, ठीक है, दैट मींस जो मैन मेड सिस्टम है, ठीक है, नॉट जस्ट सिंपली सप्लाई एंड डिमांड, बट यू कैन से सम अदर फैक्टर्स लाइक मोर मनी इन द मार्केट चेंजेस द इन्फ्लेशन। सो दोस्तों, आरबीआई एक साल में 6 बार अपना मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। Now, what is this monetary policy? Monetary policy is a method through which they are trying to control money supply. It's like a tap, है ना, पैसों का टैप है, वो खोल बंद मतलब करना पड़ता है। Yes or no? ठीक है। Now when they are, you can say, reducing it, okay, so that means मार्केट में मनी का सप्लाई है नहीं, मनी का सप्लाई नहीं है मतलब मनी की वैल्यू बढ़ेगी और इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। When they are supplying more money, ठीक है, when they are supplying more money, what will happen? Money supply increases, मनी की वैल्यू डाउन जाएगी, चीजें महंगी होगी, ठीक है। So this is how they do it. So मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बाई मंथली होती है, हर 2 महीने में एक बार आती है। तो इस बार इन्होंने बोला that we are not going to change our repo rate and that is to be kept at 4%। दोस्तों, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बातें चल रही है वो साल भर आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू लर्न इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक और ऑन दिस पर्टिकुलर डे। आप ऐसा मत सोचिए। करंट अफेयर की बात को, इस पूरी कहानी को आप याद रखिए, ठीक है। जैसे ये हर 2 महीने में आती है। सो फॉर एग्जांपल हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल, सो अप्रैल में बराबर है, देन जून जुलाई, देन अगस्त सितंबर। हम बात करें तो अक्टूबर मंथ, अक्टूबर नवंबर, नेक्स्ट कब आएगा? दिसंबर। तो आपका बिल्कुल तैयार रहना चाहिए दिमाग कि भैया दिसंबर महीने में वापस मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। इस बार उन्होंने बोला है, एकोमोडेटिव स्टांस लिया है, they've capped monetary policy at 4%. so दिसंबर महीना आएगा, then you'll have to see ये 4% के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, and you will be in a position to connect। अगर 4% से ज्यादा होगा, some around 4.25% और 4.5% पे लेकर गए, then you understand that money का सप्लाई ये लोग मार्केट में से कम करना चाहते हैं। yes or no? ठीक है। so that is basically the idea। अगर 4% से कम गया, ठीक है, तो मनी का सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। सो दे आर सेइंग दैट एकोमोडेटिव स्टैंस है ना, अभी के लिए एकोमोडेटिव है, इंप्लाइंग मोर रेट कट्स इन फ्यूचर। सो दैट मींस दिसंबर में ये एक्सपेक्टेशन है दैट रेट कट विल टेक प्लेस, 4% की जगह पे और कम होगा। रेपो रेट इज अ बेंचमार्क रेट। ओवरनाइट किसी बैंक को आरबीआई से लोन लेनी है तो ये रेट से लेगा। yes or no? That's why it is called benchmark rate। बराबर है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर ये रेट कम हुआ, which means बैंक
बहुत आसानी से इसका पैसा ले पाएगी? ये सुनो, अगर बैंक बहुत आसानी से लोगों से पैसे ले, मतलब आरबीआई से पैसे ले पाएगी, है ना, कम दाम पे, तो आरबीआई लोगों को भी, सॉरी, बैंक भी लोगों को कम दाम पे पैसा देगी। ये सुनो, दिस इज हाउ द आइडिया इज। सो देखते हैं दिसंबर महीने में, ठीक है। सो ये 25th मीटिंग थी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, है ना, जो 25th मीटिंग, मतलब पहले शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं होती थी, ठीक है। पहले सिर्फ आरबीआई के गवर्नर सब कुछ डिसाइड करते थे, अब 6 मेंबर की कमेटी आई। इस बार असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा एंड शशांक भिडे, दे आर द न्यू पीपल, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। जयंत वर्मा, ठीक है, was a professor at IIM Ahmedabad, ठीक है, I had an opportunity to study under him, so that was wonderful thing, ठीक है। MPC has been given a mandate to, you can say, maintain annual inflation target of 4% plus or minus 2%, ठीक है, which means 2% से 6% के बीच में they have to manage, ठीक है। This is what their target is for inflation. So देश में इन्फ्लेशन मैनेज करने वाली संस्था है आपकी आरबीआई। ग्रेट दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से बदलाव आया। ये बात कर रहे थे हम दोस्तों जून 2008 से 2018 से, सॉरी, ठीक है। वी आर, यू कैन से, मूविंग एट 4% CRR, ठीक है। आप देखिए आपके सामने है, ये आपका, यू कैन से, दिस इज नोन एज रेपो रेट, ओके, ठीक है। ये आपका रेपो रेट है, और रेपो रेट कम होते 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 वी रीच टू 4.4% इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। टुडे वी आर एट 4%, ठीक है दोस्तों। ये आपके आरबीआई का इस तरीके से मूवमेंट रहा फ्रॉम 2018 to 2020. Some or the other way, economic activities are not happening, and that's the reason why more money supply is being provided by RBI. आपको बात समझ में आई है? 2018 से ये कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है। When it is going continuously down, the meaning to that is the money supply is basically being provided more and more in the system, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ रहा है 2018 से अभी तक। क्यों बढ़ा रहा है? पॉसिबली इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, अब हम बात करते हैं लुई ग्लुक के बारे में। शी इज फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका से इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है 2020 का, ठीक है। लुई ग्लुक, ठीक है, शी हैज गॉन टू सम कॉलेजेस बट शी डिड नॉट गेट डिग्रीज एंड नाउ शी इज अ प्रोफेसर, ठीक है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2020 इज गिवन टू यूएसए पोएट लुई ग्लुक for her unmistakable poetic voice, ठीक है। what is the meaning of unmistakable? Unmistakable is very distinct, okay, it means distinct, okay, distinct poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal. ऑस्टियर ब्यूटी, ऑस्टियर, है ना, क्या होता है? ऑस्टेरिटी ड्राइव होती है, वेरिन यू आर नॉट गोइंग फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना। आप जाते हो और आप फोकस करते हो बस बिल्कुल कम से कम मटेरियलिस्टिक चीजों को यूज करना, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियर ब्यूटी, व्हिच इज मोर अबाउट योर इनर ब्यूटी, ठीक है। शी हैज बीन फोकसिंग अ लॉट ऑन इनर ब्यूटी, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई, है ना, दिस इज वेरी क्रूशियल दोस्तों। दुनिया में, है ना, ये जो नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके ऊपर प्रमोट करना, उस बातों को प्रमोट करना इज वेरी क्रूशियल। वही बातों को उन्होंने प्रमोट किया था दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल 1895 में एस्टैब्लिश किया गया था। नोबेल प्राइज टोटल 6 कैटेगरी के लिए मिलता है, 5+1 बोलते हैं इसको, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, दैट इज नॉट गिवन बाय द सेम body, it is given by some other body, that is why it is known as 5+1, ठीक है दोस्तों। नोबेल प्राइज कम्स विद अ मेडल and some prize of 10 million Swedish kroner, ठीक है। Gluck was born in 1943 in New York, ठीक है। She lived in Massachusetts and she became professor of English at Yale University, ठीक है। She couldn't complete her education, but she is teacher now. She is a professor there. That's wonderful. Okay, she has taught a lot of students poetry, how to understand poetry. ठीक है, her poetry focuses on painful reality of human being dealing with themes of death, childhood, family life. उसके बारे में बात की जाती है उनके नजरिए से, and she is generally telling all this information, all this poetic idea through her own life. Generally, poets they share their own life. ठीक है, उनकी लाइफ जैसे जी है
वही लाइफ में से जो पेन हुआ उसी पेन को वो पोएम की तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है। शी वाज द फोर्थ वुमन to win this prize for literature since 2010 and only 16th since Nobel Prize were established in 1901. The last American to win this prize was Bob Dylan. ठीक है, Bob Dylan was a musician. ठीक है, म्यूजिशियन लिरिसिस्ट थे और उनको लिटरेचर का प्राइज मिला. दैट वाज वेरी यूनिक. ओके, शी हैज आल्सो वन पुलित्जर प्राइज इन 1993. ठीक है, एंड द नेशनल बुक अवार्ड इन 2014. दोस्तों, ये जो यू कैन से नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता है, ठीक है, लास्ट ईयर उसमें काफी प्रॉब्लम हुआ था. इनफैक्ट उसके अगले साल में लिटरेचर का प्राइज मिला नहीं था. ठीक है, और इसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी और दोनों को, दैट इज पीटर हैंडके एंड ओल्गा टोकारुज़को 2020 में दोनों को मिला. ठीक है, पीटर हैंडके ने यूगोस्लावियन वॉर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी एंड ही वाज इन सपोर्ट ऑफ जीनोसाइड, ऐसा माना जाता था, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी. एंड सिमिलरली पोलैंड की, दैट इज पोलिश ओल्गा टोकारुक, है ना, उनको 2018 का लिटरेचर प्राइज मिला था, है ना. द एंटायर टाइम वाज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज वहां पे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का आरोप लगा था इस पूरी एकेडमी के ऊपर. ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा हुआ था जिसकी वजह से ये दिक्कत हो गई थी. बट दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नाउ दिस इज अ प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स. हमने बात करी थी 5+1. यू अंडरस्टैंड दिस? यस. सो दिस इज गिवन एज this is called Sverig's Riksbank Prize in Economics Sciences. ठीक है, this is for Alfred Nobel के मेमोरी में दिया जाता है दोस्तों. ठीक है, now this time it is given to Paul Milgrom and Robert Wilson. ठीक है, the both of them are from USA. So ये prize is given for economic activity for work on commercial auction. अब ये ऑक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दोस्तों. ऑक्शन में लोग किस तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं दोस्तों. इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये बन जाती है कि लोग ये स्टडी करते हैं कि इन अ गिवन सिनारियो हाउ डू पीपल रिएक्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ यू विल बी गोइंग टू वर्क ऑन दिस काउंसलिंग पार्ट. ओके, आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा. काउंसलिंग में क्या होगा, जब क्लैट का काउंसलिंग आएगा आपको अपने डिसीजन देने पड़ेंगे, आप अपनी रैंकिंग देंगे, आप अपने प्रेफरेंसेस देंगे. आपके प्रेफरेंसेस किस तरीके से होंगे, क्या आप सोचते हो, उसकी स्टडी ये लोग करते हैं इकोनॉमिक साइंस में और वहां से ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज अ बेटर मेथड. तो उन्होंने ये कॉमर्शियल ऑप्शन में बड़ी मेथड बताए. ठीक है, सो दोस्तों हमने बताया नोबेल प्राइज, है ना, फॉर इकोनॉमिक्स was, you can say, for economics was very different because it was developed through Sweden's central bank के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है. ठीक है, so this is known as Sweden's Riksbank Prize in Economic Science in the memory of Alfred Nobel. इस तरीके से बोला जाता है. मिलग्रॉम और विल्सन ने क्या काम किया? They worked on auction theory, they improved that auction theory and they invented new auction format. ठीक है, नए नए ऑक्शन फॉर्मेट बताए इन्होंने. ठीक है, ऑक्शन बहुत सारी जगह पे होता है. आपने देखा आईपीएल में होता है विच इज ओपन ऑक्शन. आप जो क्लैट काउंसलिंग में जाओगे वो भी एक तरीके का ऑक्शन होगा. ये सुनो. सो दोस्तों ये ऑक्शन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑन द सोशल बेनिफिट एंड देयरबाय दे आर वर्किंग. ठीक है, देयर वर्क विल बेनिफिट सेलर्स, बायर्स, टैक्स पेयर्स अराउंड द वर्ल्ड. दोस्तों टैक्स पेइंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑक्शन. कैसे? आपको एक पूरी सिस्टम बता दी है कि टैक्स इस तरीके से पे करना है, टैक्स आप इस तरीके से बचा सकते हो, सब कुछ आपको बता के रखा हुआ है. नाउ यू ट्राई टू टेक योर ओन मेथड कि भैया मैं इतना पैसा बचाऊंगा या मैं ये काम करूंगा या मैं वो काम नहीं करूंगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. ओके, सो ऑक्शनिंग के ऊपर उन्होंने काम किया. दोस्तों विल्सन डेवलप्ड द थियोरी फॉर ऑक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद अ कॉमन वैल्यू, a value which is uncertain beforehand but in the end it is same for everyone. ठीक है, for example you can say radio frequency or volume of minerals in a particular area. जो आपको for example इंडिया में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का ऑक्शन होता है. ठीक है, सिमिलरली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो अपना स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है उसका पहले पता नहीं है क्या वैल्यू है. ठीक है, once it is established it is same for everyone. So Wilson's work showed why rational bidders tend to bid under their own estimate of the worth
ड्यू टू वरीज ओवर विनर्स कर्स। उनको विनर्स कर्स नाम का एक सिचुएशन लग जाता है, टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? द टेंडेंसी फॉर विनिंग बीड इन एन ऑक्शन टू एक्सीड द इंट्रिंसिक वैल्यू और ट्रू वर्थ ऑफ एन आइटम। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इसको ज्यादा अमाउंट डालेंगे, ठीक है, तो उसका ट्रू वर्थ नहीं होगा, सो दे विल ऑलवेज पुट लोअर वैल्यू। जनरली इस मुद्दे की वजह से, ये विनर्स कर्स की वजह से, है ना, दे ऑलवेज गो फॉर लोअर बिड्स। हालांकि उनको चाहिए हायर बिड्स ताकि दे गेट द स्पेक्ट्रम, ठीक है, उनको उसका बेनिफिट मिल जाए, बट दे जनरली डू नॉट डू दैट, ठीक है। दे ऑलवेज वरी, they always have a feeling कि यार ये तो बर्बादी हो जाएगी। And Milgrom came up with a more general theory of auction by analyzing bid strategies in different auction format, and he developed his own theory about it, and that gave a lot of benefit to the people. So what is auction theory? Auction theory studies how auctions are designed, what rules are governing, how bidders behave, and what outcomes are achieved. This is very crucial. आईपीएल बनाने वाले को ये ऑक्शन का पूरा मेथड बनाना पड़ता है, सिस्टम बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आ जाना अपन ऑक्शन कर देंगे, ना 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 ना। There are ways and means through which they try and develop this entire system. For example, पूरा का पूरा system of tax system has to be developed in a better manner, ठीक है। The oldest form of auction is very simple, है ना, कोई भाई bankrupt हो गया, फिर उसके जो सामान है वो सामान का एक इनसे ऑक्शन होगा, that's an oldest form. But now we are developed in a very broader manner. So IPL is one way, ठीक है। Similarly, your this spectrum of television, radio, telecom, ये पूरा उसका कैसे बिडिंग होता है, ठीक है। सो डिफरेंट ऑक्शन मॉडल्स आर अवेलेबल ड्यू टू डिफरेंट मोड्स, ठीक है, और उसके ऊपर रेगुलरली स्टडी होना इज वेरी क्रूशियल, ठीक है, और उसकी स्टडी करना इन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। दोस्तों, जब आप भी लॉयर बन के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके सामने इस तरीके की स्टडीज आएगी और आपको भी डिसीजंस लेने होंगे कि किस तरीके से आपको मैक्सिमाइज करना है अपने प्रॉफिट का, ठीक है। या आप अपनी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप गाइड कर रहे हो उसको आपको गाइडेंस देना पड़ेगा। ये जो स्पेशल स्टडी ऑक्शन थ्योरी की, वो आपसे उम्मीद रखी जाएगी कि आप बता के दीजिए, ठीक है। यू विल बी कंसल्टेंट फॉर ऑल दिस पीपल, ठीक है। सो दिस ऑक्शन इज डिजाइन इन अ प्रॉपर मैनर। क्या 3 वेरिएबल होते हैं ऑक्शन के लिए? पहला, रूल ऑफ ऑक्शन, ठीक है, भाई क्या किस तरीके से आपको लोगों को बुलाना है। विल इट बी अ क्लोज्ड बिड, विल इट बी अ सील्ड बिड, विल इट बी अ सिंगल बिड, विल इट बी अ मल्टीपल बिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट कंसोर्शियम में जब आप अप्लाई करोगे तो आप अपने प्रेफरेंसेस दोगे, वो प्रेफरेंसेस आर वेरी क्रूशियल, ठीक है, वो प्रेफरेंसेस भी बहुत सही तरीके से देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो रूल आपको समझ में आने चाहिए। व्हाट कमोडिटीज और सर्विस इज बीइंग पुट अप फॉर द ऑक्शन, ठीक है, भाई हाउ ईच bidder will value each item, that's another variable, yes or no? And third variable is uncertainty. Uncertainty is on both side, और आप किस तरीके से बीडर को कुछ इंफॉर्मेशन दोगे और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, वो सब 3 वेरिएबल के ऊपर आप काम करोगे। पूरी सिस्टम इन 3 वेरिएबल पे डेवलप करी जाएगी, yes or no? So that is what you are going to develop, ठीक है। Another test has come up now for corona, you know, RC-PCR test, ठीक है। RC-PCR टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। अब इसका एक मजेदार सा नया टेस्ट आया जिसका नाम दिया गया फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट। फेलुडा का फुल फॉर्म है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। याद होगा Cas9 नाम का एक प्रोटीन है, ये सुनो, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था, याद है, करंट अफेयर के मॉड्यूल में। Cas9 इज अ सीजर, ठीक है, इज अ जेनेटिक सीजर, वो काटने के लिए जरूरत पड़ती है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी? क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के मुताबिक, ठीक है, ये SARS-CoV-2 वायरस को आइडेंटिफाई किया जाता है और वहां से ये नया सिस्टम डेवलप हुआ है, FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे, which is known as Feluda test. Okay, so Union Health Ministry will roll out this paper strip test. It will be like you can say a test which is meant for pregnancy, है ना, वो टेस्ट है, पेपर स्ट्रिप है, वो लगाइए और वहां से आपको पता चलेगा कि क्या होगा, उसको कोरोना है कि नहीं। दोस्तों, RT-PCR टेस्ट
उसका फुल फॉर्म क्या है जल्दी बताइए, इफ यू नो इट, दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ, है ना, एज ऑफ नाउ उसको माना जाता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। हालांकि उसमें भी कुछ दिक्कत होती है, बट जो भी अवेलेबल स्टैंडर्ड है उसमें बहुत अच्छा है। एज ऑफ नाउ इट इज 96% एक्यूरेसी। अब देखते हैं ये फेलुडा कैसा काम करता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो वर्ल्ड फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिप्लॉय स्पेसिफिकली अडेप्टेड Cas9 प्रोटीन टू सक्सेसफुली डिटेक्ट द वायरस, ठीक है। इट विल वर्क एज अ प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप, नॉर्मल है। Cas9 प्रोटीन इज अ बार कोडेड टू इंटरैक्ट विद SARS-CoV-2 सीक्वेंस इन द पेशेंट्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो Cas9 प्रोटीन डाला जाएगा, ठीक है, उस पेपर में होगा जो से पेपर स्ट्रिप के ऊपर उसको लगाया जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे SARS-CoV-2 वायरस उसके साथ काम करता है। Cas9 SARS-CoV-2 complex is then put on the paper strip when using two lines, one control and one test makes it possible to determine if the test sample is infected or not, ठीक है। उस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा और पता चलेगा कि ये इन्फेक्टेड है कि नहीं। दिस इज हाउ जेनेटिक वर्क विल वर्क, ठीक है। आई एम श्योर यू नो दिस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, और अभी तक आपको उसका फुल फॉर्म याद हो गया होगा। आई एम वेरी हैप्पी अगर आपने उसका फुल फॉर्म याद कर लिया होगा, इट इज गुड, ठीक है। सो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, इट्स अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और आपको याद होगा इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की वजह से इस बार का नोबेल प्राइज कौन से फील्ड में किसको मिला, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है दोस्तों। ये जो कनेक्ट करना है नॉलेज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों इस बात को। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के 8 बीचेस हैव गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। दोस्तों सरप्राइजिंगली इनमें से एक भी गोवा का बीच नहीं है। आप लोगों के मन में होगा कि यार गोवा के बीच तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पर दोस्तों ये गोवा के एक भी बीच नहीं है। गुजरात के शिवराजपुर द्वारका के पास आया, you can say गोगाला बीच इन दीव, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। देन भोगावे बीच इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये ब्लू फ्लैग में आया है। ये रहा, देखिए दोस्तों, शिवराजपुर घोगला इन दमन एंड दीव विच इज इन दीव राइट नाउ, ठीक है। कसरकोड एंड पादुबिद्री बीच इन कर्नाटका, ठीक है। कप्पड़ बीच इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच इन उड़ीसा एंड राधानगर बीच in Andaman Nicobar. You may ask, sir, should I remember all this? Possibly. You try to remember this, ठीक है? You try to remember this, ठीक है? Now, what is the meaning of blue flag certification? Blue flag certification is given to cleanest beaches in the world, ठीक है? This is very important, okay? Cleanest beaches in the world. ये एक FEE फाउंडेशन से दिया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था। उसके द्वारा ब्लू फ्लैग, ठीक है, वॉलंटरीली इको लेबल है ये, है ना, वॉलंटरी है, आपकी मर्जी। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम में अगर आप बीच में आप आओगे, ठीक है, तो ये फी नाम की जो संस्था है वो आपका इन्वेस्टिगेट करेगी, ऑडिट करेगी, उसके बेसिस के ऊपर आपको ये सर्टिफिकेशन देगी, ठीक है। सो ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन इंडिया हैज लॉन्च इट्स ओन इको लेबल कॉल्ड बीम्स। इंडिया का आएगा बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। ये पूरा नया सिस्टम डेवलप होगा और उसके द्वारा इंडिया में भी नए सर्टिफिकेशन मिलेंगे। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है। और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, ये इंडिया में डेवलप हुआ है और वर्ल्ड बैंक के साथ हमने काम किया है। आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ नए एनिमल्स और प्लांट की डिस्कवरी हुई 2019 में। कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा डिस्कवरी लेट हो गया था। सो दिस टाइम we got 364 animals and 180 animals have been discovered by Zoological Survey of India and Botanical Survey of India के द्वारा, ठीक है। सो दोस्तों ये नए नंबर है, ये पूरा डेटा आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। दिस ऑल डिटेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन protalentdigital.com, फ्री में अवेलेबल है दोस्तों। protalentdigital.com पे जाइए, ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको फ्रीली अवेलेबल है, प्लीज उसको देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा राइटअप आप पढ़ सकते हैं और उसमें से अपनी नोट बना सकते हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन टॉप पोजीशन इन SO2 एमिशन। दोस्तों ये अच्छी बात है क्या? ना, बहुत बुरी बात है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन के अंदर सबसे पहले इंडिया है, नंबर 2 पे रशिया है, फिर चाइना, मैक्सिको, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका।
ये नंबर है दोस्तों। ग्रीन पीस एनवायरमेंट जो एक बॉडी है, एनजीओ है, उन्होंने ये स्टडी किया, उन्होंने रिपोर्ट निकाला और बोला इंडिया इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड, contributing more than 15% of global anthropogenic emission. Anthropogenic man-made. दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेचुरली भी you can say environment में आता है, primarily due to volcano. ठीक है, primary reason for India's high emission output is the expansion of this coal based electricity generation. ठीक है, इंडिया में ज्यादातर कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो ये थर्मल पावर प्लांट की वजह से जब कोल का कंजम्पशन होता है तो कोल जब पूरा खत्म हो जाता है तो उसमें से सल्फर निकलता है। ठीक है दोस्तों, इंडिया में विच आर द मेजर सल्फर डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट, सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, ठीक है, वहां पे थर्मल पावर प्लांट है, नेवेली, ठीक है, एंड चेन्नई इन तमिलनाडु, तलचर एंड झारसुगुड़ा इन ओडिशा, कोरबा इन छत्तीसगढ़, कच्छ इन गुजरात, रामगुंडम in Telangana and Chandrapur and Koradi in Maharashtra. ठीक है, दिस आर वन ऑफ द बिग एरियाज यहाँ पे ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। दोस्तों कोल बेस्ड पावर प्लांट इन इंडिया दे लैक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी। हम ये टेक्नोलॉजी नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि एक जमाने में जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होती थी उसमें से लेड कंटेंट एनवायरमेंट में आता था और फिर एक कैटालिटिक कन्वर्टर नाम का टेक्नोलॉजी डाल दिया था जिसकी वजह से ये लेड कंटेंट ओवरऑल से एमिशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हमने लेड कंटेंट पेट्रोल और डीजल में डालना कम किया, है ना, लेड कंटेंट चाहिए उसके अंदर, नहीं तो आवाज बहुत आएगी मशीन में से। ठीक है, तो हमने एक तरीके से टेक्नोलॉजी डालकर इसको चेंज किया, बट एज ऑफ नाउ इन अ पावर प्लांट वी डिड नॉट हैव दिस टेक्नोलॉजी। हमें ये डालनी चाहिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, ये जरूरी है दोस्तों। वेट स्क्रबिंग, ड्राई स्क्रबिंग मेथड के द्वारा हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, बट वी आर नॉट एबल टू मैनेज। ठीक है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम टू एयर पॉल्यूशन। आप देखते होंगे, आप अपने फोन पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स आता है, वेदर वाला जो रिपोर्ट आता है ना, वहां पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, वहां पे आप देखेंगे, है ना, करीबन 200 के आजू बाजू अगर होगा तो दैट इज वेरी वेरी बैड। ठीक है, अगर AQI 200 के ऊपर होगा, AQI जितना कम उतना अच्छा है। ठीक है, सो दिस सल्फर डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ वेरियस कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट विल फॉर्म स्मॉल पार्टिकुलेट एंड दिस पार्टिकुलेट will you can say contribute to this PM pollution which is 2.5 और 10 PM, है ना, इस तरीके से ये इंपैक्ट करता है। दोस्तों ये एयर पॉल्यूशन की वजह से एक साल में इंडिया में 16 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है जो कोरोना से कम है। ठीक है, तो कोरोना से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है हमारी एयर पॉल्यूशन की, पर हम इसको एक्सेप्ट करके चलते हैं कि यही परेशानी है और इसके द्वारा हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ग्रेट है दोस्तों। सो दिस इज वेयर विल बी क्लोजिंग टुडे सेशन। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। डू नॉट मिस आउट टू वॉच लॉट ऑफ अदर वीडियोस एंड डू नॉट मिस आउट to go through protalentdigital.com, get this PDF, and do not miss out to like this video, subscribe to this channel, and tell to large number of people to be part of ProTalent. Thank you very much and all the best.